हाँ देख लो आराम से, सेक्शन सी में क्या क्या डाउट है, पहले अपन डाउट्स डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। सर C3 का B बता दीजिए। C3 का बी देख लेते हैं। ड्रॉ द, एक सेकेंड, अभी पहले पार्ट 1 में से पूछ लो मानस, उसके बाद पार्ट 2 में। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का C3 देखो। C3 का बी पूछा था क्या? यस सर। हाँ, टू ड्रॉ द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो इसका अपन को बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना है ना, ये है C3 का बी। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 C3 का बी। ठीक है, तुम्हें इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाना है। तो इसमें कौन से पार्ट में डाउट दिक्कत आ रही है यश? मतलब इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा, बता सकते हो क्या? वो सर वो पूरा ही नहीं समझ आया मुझे। तो पूरे ही नहीं समझ में आया। हाँ। देखो 2,6, देखो सबसे पहले वर्ड रूट पे आ जाओ, हेप्ट है ना। हेप्ट मतलब कितने कार्बन हुए? 7। इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं ना अपन, हेप्ट मतलब ये हो गया वर्ड रूट, है ना। ये हो गया प्राइमरी प्रीफिक्स। ठीक है, ये सब पहचानने के लिए तुमको वो सब याद होना चाहिए, सफिक्स कौन कौन से है, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। यहाँ पे देख के समझ में आ रहा है कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ठीक है, डाई मिथाइल ये हो जाएगा क्या? सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये सॉरी प्राइमरी सफिक्स था ये। ठीक है, तो ये चीजें हैं इसमें। अब हेप्टा में 7 कार्बन होते हैं, तो पहले तो 7 कार्बन लाइन से बना दो, 4 5 6 7। ठीक है, ये 7 कार्बन हो गए। उसके बाद आपको फर्स्ट और फिफ्थ किसी भी एक साइड से मॉलिक्यूल की नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7। तो पहले और पांचवें कार्बन पर ईन है ना, मतलब पहले और ये पांचवें कार्बन पे ईन है। और सेकंड और सिक्स्थ कार्बन पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल। तो सेकंड और सिक्स्थ कार्बन पे मिथाइल लगा हुआ है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बना दो। तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बना दो, अब उसमें क्या है, ये 1.1 कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे ऐसे, अब इसमें ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल सिंगल सिंगल, फिर ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना। और सेकेंड कार्बन से एक और कार्बन ऊपर निकल रहा है, सिक्स्थ से भी एक और कार्बन ऊपर निकल रहा है, ये इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या यश? यस सर। सर 1 पे है ना डबल बॉन्ड 2? तो हाँ 1 पे ही तो बनाया है, ये देखो ना। अच्छा हाँ सर, मैंने तो उल्टा देख लिया। हाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसमें किसी और को कोई डाउट तो नहीं है ना? गुड, और बताओ। सर पार्ट 2 में। ठीक है, सेक्शन सी में पार्ट 1 में कोई डाउट नहीं है। सेक्शन डी में और देख लो एक बार, पहले पहले पूरा पार्ट 1 डिस्कस कर लेते हैं, फिर पार्ट 2 पे जाएंगे। सर D1 का C। D1 का सी, है ना। D1 क्वेश्चन ये है, राइट IUPAC नेम और सी कंपाउंड, इसका IUPAC नेम लिखना है। हाँ संकेत, एक मिनट में बताता हूँ, एक एक करके भाई, 1 बाय 1। ये है, कौन सा क्वेश्चन है ये? D1।
हाँ D1 मतलब ये है पेज नंबर 60 पे। D1 का C पूछा था चंद्रभान, है ना? यस सर। देखो D1 का C पार्ट, इसमें इसमें आपको कंपाउंड क्या दिया हुआ है, पहले मैं कंपाउंड बना देता हूँ, है ना? कंपाउंड आपको कुछ इस तरह से दिख रहा है, ये, और फिर यहाँ से नीचे एक मिथाइल, एक OH, और यहाँ से एक NH2। ठीक है, इस कंपाउंड की नेमिंग करना है। तो सबसे पहले मेन चेन सिलेक्ट करना पड़ेगा, है ना? उसके लिए हमको फंक्शनल ग्रुप्स पता होने चाहिए कौन कौन से हैं। ये एक फंक्शनल ग्रुप है, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप, अब कौन सा सीनियर फंक्शनल ग्रुप है? तो ये अमीन तो सबसे नीचे आता है ना? मतलब ये हो जाएगा अपना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो इसका जो कार्बन है वो मेन चेन का पार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो मेन चेन सिलेक्ट करते हुए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं, मतलब ये कार्बन तो मेन चेन का पार्ट होगा। अगर ये वाला पार्ट में है तो ये भी होगा और ये भी होगा। ठीक है, लेफ्ट साइड तो जाएंगे नहीं, राइट साइड ही जाएंगे, तो ये कार्बन भी मेन चेन में आएगा, ये कार्बन भी मेन चेन में आएगा। ठीक है, अब यहां से अपन मेन चेन कौन सी सिलेक्ट करेंगे? हम ये इस कार्बन को सिलेक्ट करें कि ये जो आगे दो कार्बन है इसको सिलेक्ट करें? बताओ चंद्रपाल, कौन सा करना चाहिए? सर NH2 वाला। क्यों? सर क्योंकि सर उसमें वो आएगा ना सर, फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा मेन चेन में। नहीं नहीं, फंक्शनल ग्रुप नहीं अपन ने, इसलिए मैंने कहा था ना कि जो आपको रूल्स लिखवाए ना वो उसको एग्जैक्ट एज इट इज अप्लाई करना। रूल को अपन ने ऐसे लिखा है, देखो, मैक्सिमम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अपन को वो चेन सिलेक्ट करनी पड़ती है जिसमें मैक्सिमम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स आ रहे हो, फंक्शनल ग्रुप्स नहीं, है ना? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। क्योंकि जैसे ही एक, देखो ये अपन ने लिखा भी हुआ है, एक मॉलिक्यूल में अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ऐसे केस में जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो तो फंक्शनल ग्रुप रहता है। तो जो जूनियर फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो सब किसकी तरह, ब्रांच की तरह बिहेव करने लगते हैं, है ना? सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह। ठीक है, यस सर। तो अपन को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप देखना है, उससे अपन यहां तक तो पहुंच गए। अब अपन इधर जाएं कि इधर जाएं, उसके लिए आगे के रूल्स देखो। तो आगे अपन ने इस तरह से लिखा है, अनसैचुरेशन मैक्सिमम, अनसैचुरेशन तो है नहीं, डबल ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे है नहीं, साइक्लिक एसाइक्लिक पार्ट का चक्कर है नहीं। फिर इसके बाद क्या था, लेंथ, लेंथ। है ना? तो सबसे लंबी चेन। तो अब लेंथ देखो भाई, तो यहाँ पर आपको लेंथ कम मिल रही है, यहाँ पे दो कार्बन मिल रहे हैं, मतलब लेंथ ज्यादा मिल रही है, राइट? तो ये लेंथ वाले फैक्टर से डिसाइड हो जाएगा, ये मेन चेन होगी। ठीक है, तो ये मेन चेन हो गई। नंबरिंग का, यस सर। नंबरिंग तो आसान है, नंबरिंग तो कर लोगे शायद, है ना? प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को लोएस्ट नंबर देना है, तो 1 2 3। ठीक है, आगे लिख लोगे कंपाउंड का नाम चंद्रमान? यस सर। ठीक है भाई, और किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? और कौन सा बोल रहे थे? बी, D1 का बी बताना है क्या संकेत? हाँ, D1 का बी देख लेते हैं पहले। D1 का बी, इसका मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं। ये इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर है ना? और यहाँ पे अपन को लिखना है इसका IUPAC नेम। तो सबसे पहले हम मेन चेन सिलेक्शन की बात करते हैं। तो मेन चेन सिलेक्शन की क्या रूल, संकेत इसमें डाउट क्या है बताओ? क्यों संकेत? देखो, मेन चेन सिलेक्शन के रूल्स अगर देखोगे तो हमको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप देखना होता है, जो कि ये है। ठीक है, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है और एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तो ये तो मेन चेन का पार्ट होगा ही, है ना? तो ये भी मेन चेन का पार्ट होगा। अब आप लेफ्ट जाओ कि राइट जाओ, तो देख के समझ में आ रहा है कि लेफ्ट जाएंगे क्योंकि लेफ्ट में अनसैचुरेशन ज्यादा है, तो ये हो जाएगी मेन चेन।
ठीक है। नंबरिंग की बात है तो नंबरिंग इसी से होगी, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से चालू हमेशा। ये हो गया, ठीक है संकेत, नाम लिख लोगे अब? ठीक है, तो ये था D1 का B, और क्या पूछा था D1 का G, अश्विन ने। तो D1 का G देखते हैं। हाँ सेक्शन से 1 मिनट बताता हूँ मैं, पहले D1 का G देख लेते हैं। D1 का G है, स्ट्रक्चर बना देता हूँ पहले मैं, ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर OET, OET, और यहाँ पर OMe, और यहाँ पर क्लोरीन Cl। ठीक है, इसका आपको नाम लिखना है। तो इसमें वही सबसे पहले तो मेन चेन देखो, तो ये जो है ना, इसको ये मिथाइल और इथाइल जो है, इसको चाहो तो ओपन करके बना सकते हो। ठीक है, मतलब इसको अगर ऐसे बना लोगे तो और सही रहेगा। मिथाइल को ऐसे बना लो, ये है ना, मिथाइल मतलब एक कार्बन जुड़ा हुआ है, और इसके ऊपर इथाइल, इथाइल मतलब 2 कार्बन है ना, तो ऑक्सीजन से ये पहला कार्बन निकल गया और ये उसके आगे दूसरा कार्बन निकल गया। ठीक है, स्ट्रक्चर को अपन ने थोड़ा सा चेंज कर दिया ताकि हमारा व्यू थोड़ा और बेटर बन जाए, है ना। अब अपन को इसमें क्या करना है, मेन चेन देखना है, तो उसके लिए फंक्शनल ग्रुप देख लो। तो अब ये तो कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, है ना, है नहीं, हेलोजन तो फंक्शनल ग्रुप होता नहीं है। और ये हम इसकी बात करें तो ये ईथर है, ROR डैश, ईथर इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो इस कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, देयर इज नो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। ठीक है, अभी अपन को मेन चेन सिलेक्ट करनी है, तो वैसे मेन चेन तो दिख रही है कि मेन चेन होगी ये वाली, है ना, ये सब एक ही चेन पॉसिबल है। ठीक है, मेन चेन सिलेक्शन में किसी को डाउट तो नहीं है इस कंपाउंड में? और कोई तो चेन की पॉसिबिलिटी दिख ही नहीं रही, सही कह रहा हूँ ना? तो ये अपनी यस सर। ये मेन चेन हो जाएगी। अब नंबरिंग का देख लो, ईथर ये था ना, ROR डैश, ROR डैश, इसको बोलते हैं ईथर, है ना। ये अपनी टेबल में लिखा हुआ है, जो प्रीफिक्स वाली टेबल है उसमें लिखा हुआ है। मतलब ये फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन इसको IUPAC नेमिंग में फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट नहीं करते, है ना। वैसे तो ये फंक्शनल ग्रुप है एक्चुअल में, लेकिन वो मैंने एक लाइन पढ़वाई भी थी ना क्लास के दौरान, उसमें लिखा हुआ है कि कुछ ग्रुप्स को फंक्शनल ग्रुप की तरह नहीं ट्रीट किया जाता है नाम लिखते टाइम। तो ईथर इज वन ऑफ देम, ईथर हो गया, हेलोजेंस हो गया, नाइट्रो, नाइट्रोसो, इन सबको फंक्शनल ग्रुप की तरह नाम लिखते टाइम ट्रीट नहीं किया जाता, एक्चुअल में तो होते हैं। ठीक है, बाकी इसकी नंबरिंग देख लेना, नंबरिंग हो जाएगी कि बताऊं? नंबरिंग हो जाएगी संकेत? देखो, नंबरिंग में वही ऑर्डर फॉलो करना है। ठीक है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ग्रेटर देन डबल, ट्रिपल, और लोएस्ट लोकेंट्स, अल्फाबेटाइजेशन, है ना, ये ऑर्डर अपन को फॉलो करना होता है। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब तो है नहीं, लोएस्ट लोकेंट्स देख लो। ठीक है, तो इधर से नंबरिंग करोगे तो ब्रांचेस कहाँ पे आएंगी, सेकेंड कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे, फोर्थ कार्बन पे, फिफ्थ कार्बन पे। इधर से नंबरिंग करोगे तो ब्रांचेस आएगी सेकेंड पे। यार नंबरिंग तो कहीं से भी करो सेम है इसमें ना। नहीं नहीं, सेम नहीं है, मतलब मॉलिक्यूल सेम लग रहा है अपन को, लेकिन सेम इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर मिथाइल है और यहाँ पर इथाइल है। ठीक है, देखो देखो, जब आप लेफ्ट राइट साइड से नंबरिंग करोगे तो 2 3 4 5 पे लोकेंट्स आएगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों साइड से सेम लोकेंट्स आ रहे हैं, तो लोकेंट्स वाले रूल से आप इसकी नंबरिंग तो डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, अब चलिए लास्ट स्टेप, अल्फाबेटाइजेशन। ठीक है,
तो अल्फाबेटाइजेशन में अब आप इनका नाम लिखो ब्रांचेस का, है ना। तो जब आप ब्रांचेस का नाम लिखोगे, देखो अच्छा क्वेश्चन है, ब्रांचेस का नाम लिख लो। इसका नाम है क्लोरो, ठीक है, इसका नाम भी है क्लोरो, क्लोरो, है ना। इसको क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी, है ना। ईथर्स की नेमिंग कल अपन देख रहे थे, एल्कॉक्सी, टेबल में लिखा हुआ है एल्कॉक्सी। तो इसमें क्योंकि एक ही कार्बन है तो इसको बोलेंगे अपन मिथॉक्सी, और इसमें 2 कार्बन है तो इसको बोलेंगे अपन इथॉक्सी, ठीक है। अब देखो सी जो है, सी जो है वो सबसे पहले पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। कौन कौन किस किस को कंपेयर करना है हमको, सी को, ई को और एम को। तो सी सबसे पहले आता है, तो आपको नंबरिंग ऐसे करना है कि क्लोरो जो है वो लोएस्ट नंबर पे आए, है ना। तो जब आप यहां से नंबरिंग करोगे, बहुत ध्यान से सुनना, जब यहां से नंबरिंग करोगे तो भी क्लोरीन सेकेंड नंबर पे आ रहा है, और जब आप यहां से नंबरिंग करोगे तो भी क्लोरीन सेकेंड नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो क्लोरीन से अपन नहीं डिसाइड कर सकते, तो फिर हम अगले ब्रांच पे आएंगे। अगला ब्रांच है इथॉक्सी, ठीक है, क्योंकि सी के बाद आता है ई। तो हमको ऐसे नंबरिंग करना है कि ई जो है वो लोएस्ट प्रायोरिटी पे आए, ठीक है। तो ई को लोएस्ट प्रायोरिटी पे लाने के लिए हम इधर से नंबरिंग करेंगे ना, लेफ्ट सॉरी राइट टू लेफ्ट जब हम नंबरिंग करेंगे तो इथॉक्सी हमें ज्यादा पास पड़ेगा, ठीक है। लॉजिक क्लियर हुआ सबको। तो ये इसको अपन फाइनली सिलेक्ट कर लेंगे इस नंबरिंग को, और इसको अपन रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने का लॉजिक क्या है, बिकॉज इथॉक्सी मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर अपन को फॉलो करना है सब्स्टिट्यूएंट्स का, है ना। इसका रीजन लिख लेना है यहाँ पे। रीजन क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स का हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है, ठीक है। तो इसलिए इथॉक्सी पास में आना चाहिए नंबरिंग में, ठीक है। बाकी अब इसका नाम लिख देना, है ना। रुको नाम ही लिख देता हूँ पूरा। तो कितने कार्बन हो गए, 3 और 3 6, 6 कार्बन मतलब हेक्स एन, है ना। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सब्स्टिट्यूएंट्स को जमाना है, तो क्लोरो, क्लोरो इथॉक्सी और मिथॉक्सी, है ना। 2 क्लोरीन लगे हैं तो डाइक्लोरो। क्लोरीन कौन कौन सी पोजीशन पे लगे हैं, 2 कॉमा, क्लोरीन लगे हैं 2 कॉमा 3 4 5, 2 कॉमा 5 डाइक्लोरो। मिथॉक्सी कहाँ पे लगा है, मिथॉक्सी लगा है फाइनल, एक मिनट रुको यार, पूरा लिख देते हैं ना। फाइनल नंबरिंग ये है 1 2 3 4 5 6। तो मिथॉक्सी जो है वो लगा हुआ है 4th पोजीशन पे, इथॉक्सी लगा हुआ है 3rd पोजीशन पे, है ना। इथॉक्सी 3rd पे लगा है और मिथॉक्सी लगा है 4th पे। तो ये नाम हो जाएगा 2,5 डाइक्लोरो 3 इथॉक्सी 4 मिथॉक्सी हेक्सेन, ठीक है। D1 में और कोई डाउट है किसी को। मस्त। तो अब अपन को डिस्कस करना है, ये कौन सा था, जी। अब अपन को डिस्कस करना है सेक्शन सी का C6 का 4th पार्ट 1 में ही बोल रहा हूँ ना संकेत। सेक्शन सी का C6 का 4, तो इसको देखते हैं। राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग, है ना, ये वाला कंपाउंड। ये 4th क्वेश्चन की बात हो रही है, सब लोग इस पे ध्यान दें। हाँ एक सेकंड बताता हूँ। C6 का 4th, है ना। इसका स्ट्रक्चर है ये मॉलिक्यूल इस तरह से दिखाया जा रहा है क्वेश्चन में, CH3, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके इस तरह से बना सकते हो, डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो
अब ये जो कंपाउंड है इसकी ब्रांच में डाउट है ना, इसकी जो ब्रांच है वो ये इसकी ब्रांच है। ये तुम लोगों ने वो वीडियो देखा था कल, मिथाइलिन इथाइलिन इथाइलिडीन वाला? यस सर। ये जो ग्रुप है इसको इथाइलिडीन बोलते हैं, है ना। ये मैंने उसमें वीडियो में बताया था, एक्सप्लेन किया था संकेत, एक बार देखना अगर नहीं देखा हो तो। उसका मैंने लिंक भी शेयर किया था। इस ग्रुप को इथाइलिडीन बोलते हैं, है ना। तो हाँ, मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है इसको इथाइलिडीन क्यों बोलते हैं, तो उसको एक बार देख लेना। तो इसका नाम आ जाएगा इथाइलिडीन साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। इथाइलिडीन साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। और बताओ, पार्ट 1 में और कोई डाउट है क्या किसी को? सेक्शन सी में कोई डाउट हो? सेक्शन डी में? अच्छा नहीं संकेत, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेना आराम से। सेक्शन सी में कोई डाउट है? डी में? ई? ई में कोई डाउट है? सर ये भी किया ही नहीं। मतलब हाँ, जिसने भी किए हो, अगर कोई पूछना चाह रहा है तो। ई हो गया, एफ, ठीक है। फिर इसमें ऑब्जेक्टिव में बताओ, सर सी में। C1 का सी और C1, बी ऑप्शन। C1 क्वेश्चन का सी और बी ऑप्शन पूछा जा रहा है ना। हाँ एक सेकेंड, ये है पार्ट 2 का C1। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है? सिलेक्ट द स्ट्रक्चर विथ द करेक्ट नंबरिंग इन द चेन। नंबरिंग करेक्ट की बात कही जा रही है, ठीक है। तो बी और सी ऑप्शन में डाउट है, तो हम डायरेक्ट बी और सी ऑप्शन पे जंप करते हैं, ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन में ये आपको कंपाउंड दिख रहा है सामने। अब इसमें आपको नंबरिंग बताना है कि सही है कि नहीं, है ना। इसमें अगर आप नंबरिंग के रूल्स देखोगे तो नंबरिंग में हमने सबसे पहले लिखा है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, जो कि कोई है नहीं यहाँ पे। डबल बॉन्ड, ठीक है। फिर ट्रिपल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड को हम प्रायोरिटी देंगे तो करेक्ट नंबरिंग इन द चेन, तो बी तो सही नंबर पे आ रहा है। अच्छा लेकिन भी आंसर में नहीं दिया हुआ है, ऐसा है क्या? यस सर। और सी ऑप्शन में डाउट है तुम्हें? सी ऑप्शन में क्या डाउट है? सी तो ठीक है। सर सी में भी तो सर वैसे सेम ही बन रहा है ना? मतलब सी उसमें दोनों में में 4 ही आएगा उस पर। नहीं, लेफ्ट साइड से करोगे तो 3 आ जाएगा। सी ऑप्शन हाँ को सर जब अब आ आप गया। लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करोगे तो 3, जो बीच वाला जो डबल बॉन्ड है वो तीसरे नंबर पे आ जाएगा, है ना। यस सर। लेकिन ये जो बी वाला है यार, ये चेक करना पड़ेगा, ये गलत दिया हुआ है क्या इसमें? डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना चाहिए अपन को। सर ऐसा कुछ तो नहीं है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड में से डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है? डबल और ट्रिपल बॉन्ड में से डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना चाहिए, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना चाहिए। तो उस हिसाब से तो ये पहले आना चाहिए, लेकिन इन्होंने ये वाला, मैं एक बार देख के बताता हूँ यार, नहीं एक्सेप्शन, एक बार मैं चेक कर लूंगा इसको, है ना। ये कौन सा है? C1 का बी, ठीक है चलो मैं इसको चेक करके बता दूंगा। और बताओ आगे। सर C3। C3 क्वेश्चन देखो, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ, एक सेकेंड, C3 क्वेश्चन है द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2 मिथाइल। इसको पहले कॉपी कर लेते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं
एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 C3 है ना। क्वेश्चन है ये, करेक्ट स्ट्रक्चर हमको बताना है, ठीक है। और अभी आपको क्या स्ट्रक्चर दिया है वो देख लेते हैं। अच्छा, अभी कोई स्ट्रक्चर नहीं दिया, बस हमको करेक्ट स्ट्रक्चर बताना है ना। ये है पेज 67। तो इसमें जो हमको ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शंस को देखो, या ऐसा करो, ऑप्शंस को मत देखो, पहले डायरेक्ट अपना स्ट्रक्चर बना लो, फिर उसको ऑप्शन से कंपेयर कर लेना, है ना। ऑप्शन को देखेंगे तो लंबा पड़ जाएगा, तो हम तो पहले अपना स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखो, 2 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सा 1,4 डाइईन, है ना। तो ये हेक्सा, ये तो वर्ड रूट होगा, ये हो जाएगा अपना प्राइमरी सर सफिक्स। हाँ, वो एक मिनट। कंपाउंड में कोई दिक्कत नहीं है सर। सर हाँ हाँ, उसमें अच्छा, बोलो बोलो। मतलब वो ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है जी। ऑप्शन समझ में नहीं आ रहे थे? अच्छा, मतलब तुम्हें एग्जैक्टली डाउट क्या है? कंपाउंड तो नाम बना पा रहे हो स्ट्रक्चर? हाँ सर, नाम तो बना लेता हूँ, मतलब ये बन जाता है सर। तो उसको मतलब जो तुम्हारा बना है वो मैच नहीं हो रहा है क्या चार ऑप्शन में, ऐसा कुछ है? नहीं सर, वो ऐसा लग रहा है कि सर एक बॉन्ड दूसरे से आ रही है। मतलब किस में, सी ऑप्शन में? और सर दो। हाँ सर। सी हाँ ऑप्शन चेक करना सर, है, आप सी। भाई प्रोजेक्ट, सर आप प्रोजेक्ट कर लीजिए सर, वो फिर बता दूंगा। हाँ, एक मिनट रुको। क्या डाउट? लो, बताओ। सर इसमें दो ऑप्शन एक जैसे लग रहे थे। हाँ, कौन एक कौन तो से? ये था सर, ए और सी। ए और सी ऑप्शन एक जैसे? ए और सी ऑप्शन एक जैसे तो नहीं है। ए और सी ऑप्शन कहाँ एक जैसे यार? यहाँ पे सी ऑप्शन में नीचे वाला मिथाइल देखो बीच वाले कार्बन से निकल रहा है, और ए ऑप्शन में वो बीच वाले कार्बन से नहीं निकल रहा, वो ये बगल वाले कार्बन से निकल रहा यस सर। है ना। तो ये तो मिथाइल की पोजीशन ही चेंज हो गई, तो ये तो स्ट्रक्चर चेंज हो गया। ए एंड सी आर नॉट आइडेंटिकल, दे आर और डिफरेंट सर ये सर कंपाउंड्स। इन्हें डबल बॉन्ड कैसे बनाई है सर, मतलब समझ में नहीं आ रहा ये डबल बॉन्ड बनाई है सर, फिर जो बॉन्ड उससे कनेक्टेड है उससे एक सिंगल बॉन्ड निकाल दिए। किसमें, सी ऑप्शन में? नहीं सर, किसी भी ऑप्शन में, मतलब हाँ हाँ सी ऑप्शन में या ए ऑप्शन में, इनमें हाँ कोई। हाँ, क्या किया है, डबल बॉन्ड बनाए फिर? डबल बॉन्ड बनाई सर, फिर जो नीचे वाली बॉन्ड है उससे एक बॉन्ड निकाल दिए। नहीं नहीं, ऐसा वो नीचे ऊपर का कुछ नहीं है, वो तो डबल बॉन्ड है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड है, यस सर। ठीक है। उससे अपन को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ना। और बताओ, मतलब ये क्लियर हो गया चंद्रभान? अब हो जाएगा क्वेश्चन? यस सर, अब हो जाएगा। ठीक है, और बताओ। संकेत कौन सा कह रहा है? D1 का ए। सेक्शन सी में और कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। D1 का ए, ये तो यार उसका क्वेश्चन है ना। सीनियोरिटी ऑर्डर अपन ने लिखी है ना फंक्शनल ग्रुप की, तो इसका देख लो यार कौन सा ऑर्डर इसमें सही है। बी सही बता रहा है ये। तुम्हें डाउट क्या है इसमें संकेत? थोड़ा एग्जैक्टली पूछो तो मैं बता पाऊँ कुछ। इसमें एल्डिहाइड है, ये जो है ये एल्डिहाइड है, RCHO, RCOR ये कीटोन है, ये एल्कोहल है, और ये अमीन है ना। मतलब ये एल्डिहाइड, वही फंक्शनल ग्रुप के सीनियरिटी ऑर्डर बताना है, इसको अपन ने याद रखने का तरीका भी लिखा हुआ है। कैन समवन एट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आल्सो, और सकाटा, ठीक है। उस ऑर्डर में देख लो, चार में से कोई एक ऑप्शन फॉलो कर रहा होगा, है ना। तो ये बी ऑप्शन फॉलो कर जाएगा, एल्डिहाइड फिर कीटोन फिर एल्कोहल फिर अमीन, ठीक है। तो ये सही ऑर्डर है, बाकी सब में उल्टा सीधा ऑर्डर आ रहा होगा। ठीक है, चलेगा। और बताओ, D1 के में और किसी को डाउट तो नहीं है? और बताओ। और किसी क्वेश्चन में? ई में?
ई में नहीं है, एफ में, एफ में भी नहीं है। चलो ठीक है, तो ये बाकी जब तुम लोग कर लो, मतलब कर ही लेना भाई अब तो, क्योंकि टेस्ट में भी आएगा, है ना, टेस्ट में आईयूपीएसी के क्वेश्चंस होंगे, तो कर लेना इसको, ठीक है। तो अब अपन चालू करते हैं आइसोमेरिज्म, है ना। तो हमारा नया टॉपिक है, नई हेडिंग डाल लो आप लोग, आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म। चलो ठीक है, ये नया, ये सेकंड सेक्शन है मतलब इस चैप्टर का, है ना। पहला सेक्शन आईयूपीएससी था, नाम लिखना। ये नाउ वी आर मूविंग ऑन टू अ डिफरेंट सेक्शन। आइसोमेरिज्म का मतलब देखो क्या होता है। आइसोमेरिज्म वर्ड को दो पार्ट्स में ब्रेक किया जा सकता है, आइसो और मर, ठीक है। आइसो प्लस मर, है ना। आइसो का मतलब क्या होता है, आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम, जैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, स्पीशीज हैविंग सेम इलेक्ट्रॉन्स, है ना, उसी तरह से आइसो मतलब होता है सेम, और मर मतलब होता है यूनिट, ठीक है। मोनोमर एक यूनिट, पॉलीमर ऐसा मॉलिक्यूल जो बहुत सारी यूनिट से बना हो, है ना, तो मर मतलब होता है यूनिट। तो आइसोमर, दो कंपाउंड जब एक दूसरे के आइसोमर होंगे, इसका मतलब वो दोनों, मतलब वो दोनों यूनिट तो सेम होंगे, लेकिन उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा, ठीक है। इसको अपन लिख लेते हैं और अभी समझ लेंगे और डिटेल में। इसकी डेफिनेशन लिख लो, द phenomenon of existence of two or more compounds having same molecular formula, having same molecular formula but different chemical properties, या डिफरेंट प्रॉपर्टीज लिख लो, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो सकती हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। Such compounds are isomers of each other. Such compounds are isomers of each other. ठीक है, देखो इसका क्या मतलब है। ये एग्जिस्टेंस की स्पेलिंग सही से लिख लेना। सर हाँ बताओ। सर ये भी लिख सकते हैं ना कि डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। नहीं नहीं, वो तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो जाएंगे। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, इसका मतलब ये है कि आइसोमर्स का मतलब ये होता है हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दो कंपाउंड्स जिसका सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, है ना। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब पहले अपन को पता होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ उस मॉलिक्यूल में ये इंडिकेट कर रहे हो कि कौन से एटम कितने टाइप के हैं। जैसे ए बी सी अगर ये कोई मॉलिक्यूल है, तो इस मॉलिक्यूल में ए के एक्स एटम्स हैं, बी के वाई एटम्स हैं और सी के जेड एटम्स हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या क्या मतलब होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला में फिर आप बॉन्ड वगैरह भी इंडिकेट करते हो कि ए बी से कैसे जुड़ा हुआ है, फिर बी कितने सी से कैसे जुड़ा हुआ है ना, ठीक है। ये जो अपन बात करते हैं ये हो जाता है फिर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में आप ये भी बता रहे हो कि बॉन्डिंग कैसी है, ठीक है। तो आइसोमर्स देखो उन कंपाउंड्स को कहा गया है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, ठीक है। मतलब बेसिकली ऐसा कह सकते हैं शॉर्ट में कि जिनमें नंबर ऑफ एटम्स सेम हो, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हो। तो भाई प्रॉपर्टीज कैसे अलग अलग हो जाएगी, जब बॉन्डिंग अलग अलग होगी, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, एक मैं छोटे एग्जांपल से बताता हूँ।
जैसे मान लो ये एक कंपाउंड है CH3CH3H, ठीक है, और ये मान लो दूसरा कंपाउंड है CH3, ये CH3 यहाँ पे घुमा के अपन ने लगा दिया, ये H, ये H, ठीक है। तो अब ये देखो, ये थोड़ा स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो गया ना, इसका स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो ये थोड़ा थोड़ा आपको इस तरह से दिखेगा, है ना, और इसका स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो ये आपको थोड़ा थोड़ा इसके जैसा दिखेगा। तो देखो, दो चीजों का अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो हम कह सकते हैं ना कि उनका बिहेवियर कहीं कहीं तो डिफरेंट होगा, ठीक है, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो इनकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आने लगता है। फिर हो सकता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में कहीं कहीं पे डिफरेंस आ रहा हो सकता है कहीं कहीं पे केमिकल रिएक्शंस में डिफरेंस आ रहा हो, ठीक है। तो और ये दोनों मॉलिक्यूल्स हैं तो सेम ही, मतलब सेम एज इन इनमें नंबर ऑफ एटम सेम है, ठीक है। इसमें भी आप देखोगे तो 4 कार्बन, इसमें भी 4 कार्बन, 3 और 3 6 और 2 8 हाइड्रोजन, इसमें भी 3 3 6 2 8 हाइड्रोजन, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का एग्जैक्टली सेम है, फिर भी इनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ रहा है, ऐसे कंपाउंड्स को आइसोमर्स बोला जाता है। सर हाँ बोलो। लेकिन सर जब अपन आईयूपीएसी नेम लिखते हैं सर तब तो ये सेम ही रहेगा ना सर, क्योंकि सर हाइड्रोजन यहाँ पे हाँ मिथाइल आईयूपीएसी सर नेम तो मतलब सेम उस आएगा इसका। अच्छा सर फिर स्ट्रक्चरल फिर फॉर्मूला सर सर मतलब इन दोनों कंपाउंड का सर जो आईयूपीएसी नेम लिखेंगे जब सेम आएगा सेम और आएगा, एग्जैक्टली प्रॉपर्टीज कैसे सेम बता आएगा। देते? हाँ प्रॉपर्टीज इनकी अलग होगी, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इनका सेम आएगा, है ना। तो ये अभी और अपन डिस्कस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। संकित क्या कह रहा है? सर डिफरेंट क्यों होगी प्रॉपर्टीज? नंबर ऑफ एटम्स तो सेम है तो रिएक्शन तो सेम होगी। यार ऐसा होता है, देखो मैं थोड़ा सा हल्का सा हाई लेवल की बात कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। जैसे जो टैबलेट्स वगैरह होती है ना, थोड़ा सा बायोलॉजिकल बातें अपन कर रहे हैं। टैबलेट्स या जो कैप्सूल्स होते हैं जो अपन कंज्यूम करते हैं जब अपन को कुछ डिसीज वगैरह टाइप की हो जाती है, इन कैप्सूल्स में जो केमिकल भरा हुआ होता है ना, ये जो केमिकल रहते हैं दे आर मेजरली व्हाट, दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना, बड़े बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रहते हैं उसमें। तो जब आप इसको कंज्यूम करते हो तो बॉडी में ऐसी रिसेप्टर साइट्स होती है, मतलब जैसे ये आपका ऑर्गन है जो इन्फेक्ट हो गया है, इसके ऊपर ऐसी रिसेप्टर साइट्स रहती हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर जूम करके अपन बनाएंगे तो ये ऐसे, जैसे मान लो ये इसका ग्रूव है, ये अपन डिटेल में पढ़ेंगे 12th क्लास में जब तुम आ जाओगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में, है ना। अभी मैं बहुत ब्रीफ लेवल पे बता रहा हूँ। तो जैसे ये इसका ग्रूव है ना, मान लो कि कोई वायरस वायरस यहाँ पे अटैक हो गया किसी वायरस का, और वायरस ने इस इलाके पे कब्जा कर लिया है, ठीक है, और ये मान लो ये वायरस ही है। तो अगर वायरस ऐसा है तो जो अपन जो दवाई लेंगे, है ना, उसका शेप कैसा होना चाहिए? उसका शेप इस टाइप का होना चाहिए, ठीक है। तभी वो दवाई अच्छे से इससे अटैच हो पाएगी, इससे बॉन्ड बनाएगी, और फिर ये इसको खींच के वायरस को बाहर निकालेगी, ठीक है। तो ये वायरस अपनी अपने जो इन्फेक्टेड ऑर्गन है उससे बाहर निकलेगा, तो हमारा जो इन्फेक्टेड ऑर्गन है वो क्योर हो जाएगा, ठीक है। तो शेप्स, मॉलिक्यूल का शेप कैसा है उससे उस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि अपन कौन से रिसेप्टर साइट्स पे उस मॉलिक्यूल को या उस दवाई को हम टारगेट करेंगे, ठीक है। तो तभी अलग अलग वायरसेस के लिए, या और अपन सिंपल भाषा में बोले तो अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग दवाइयां होती है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि मतलब स्ट्रक्चर से प्रॉपर्टीज पूरी चेंज हो जाती है मॉलिक्यूल की, ठीक है संकेत, इस तरह से तुम समझ सकते हो। तो मोस्ट ऑफ द दवाई का शेप शेप तो सर्कल ही होता है। अरे तुम कैसी बात कर रहे हो यार, दवाई का शेप सर्कल होता है भाई, दवाई उसके अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ना, ये माइक्रो लेवल पे बात हो रही है, ठीक है। तो ये तुम्हारा बहुत अच्छा डाउट था यार, मतलब मूड दिल खुश कर दिया तुमने ये डाउट पूछ के, ठीक है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, किसी और कोई डाउट तो नहीं है ना, मतलब
संकेत एक्चुअली ये पूछ रहा था कि सारी दवाइयाँ गोल होती हैं, तो मैं उसको ये कह रहा था कि दवाई गोल होती है, लेकिन जब आप इसको पानी में डालोगे तो इसके जो छोटे-छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सब पानी में बिखर जाएँगे, ठीक है? फिर एक-एक मॉलिक्यूल एक-एक वायरस पे अटैक करेगा, है ना? तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द शेप ऑफ मेडिसिन. Medicine is an agglomeration of many such molecules. हाँ, हर चीज़ मस्ती है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अपन वापस मुद्दे पे आते हैं। देखो, द फिनोमिनन ऑफ एक्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है? तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम दिख रहा है, बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अगर प्रॉपर्टीज में चेंज आ गया और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो वो आइसोमर्स है। कुछ भी चेंज हो सकता है उसमें, ठीक है? तो ऐसे कंपाउंड्स को आइसोमर्स बोलते हैं, है ना? आइसो का मतलब क्या है? देखो, सेम यूनिट, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स, ये यूनिट वाइज तो सेम है, ठीक है? जितने कार्बन इसमें है उतने ही इसमें है, जितने हाइड्रोजन इसमें उतने ही इसमें, ये दोनों यूनिट वाइज तो सेम है, लेकिन फिर भी इनमें कुछ डिफरेंस है, तो इसलिए इनको आइसोमर्स की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है? नहीं तो इनको क्या बोलते फिर? नहीं तो फिर ये आइडेंटिकल हो जाते। जैसे मान लो, देखो 2 केस होते हैं, ये देखो 2 केस होते हैं, इसको और अच्छे और समझ लो थोड़ा, तो और अच्छे से याद रहेगा। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 2 कंपाउंड्स का सेम है, ठीक है? 2 कंपाउंड्स का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो फिर यहाँ पे 2 संभावनाएं बनती हैं, क्या? कि या तो वो आइसोमर्स होंगे, है ना? और आइसोमर्स नहीं होंगे तो क्या होंगे? कोई सोच के बताओ। आइडेंटिकल, शाबाश। आइसोमर्स नहीं होंगे तो आइडेंटिकल होंगे, मतलब वो एग्जैक्टली सेम है ना? 2 कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, अगर वो उनका स्ट्रक्चर भी सेम है, मतलब दोनों एक दूसरे के जेरोक्स हैं, तो फिर तो वो सेम होगा, है ना? फिर तो वो हर चीज में सेम रहेंगे, ठीक है? अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं है, मतलब उनकी किसी ना किसी प्रॉपर्टी में तो डिफरेंस आएगा ही, उन सारे डिफरेंसेस को आइसोमर्स में स्टडी किया जाता है। समझ में आया सबको? तो चलो अब अपन आगे चलते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स बोलते हैं, है ना? आइसोमेरिज्म के 2 टाइप होते हैं, ये मैं यहाँ अगले पेज पे लिख देता हूँ। हाँ, तो आइसोमेरिज्म के 2 टाइप होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है? तो ये 2 टाइप के मेनली आइसोमेरिज्म होते हैं, है ना? स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो ध्यान से देखना, मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। ये जैसे मान लो एक ये जैसे मान लो एक पेड़ है ना? और उसी के बाजू में ये दूसरा पेड़ है, सेम, है ना? मतलब जो ट्रंक है वो एकदम सेम है, ये और ये भी सेम है दोनों में, ठीक है? इस ये जो मैं समझा रहा हूँ इसको याद रखना हमेशा, तो आइसोमेरिज्म में कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो आइसोमेरिज्म में कंफ्यूजन बहुत होने लगता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि बहुत सारे आइसोमर्स होते हैं, ठीक है? जैसे ये एक ब्रांच है ना? ये ब्रांच इस पॉइंट से निकली है, तो पैरेलल में यहाँ पर भी एकदम सेम, ये ब्रांच अपन ने इस पॉइंट से निकाल दी, ठीक है? अब यहाँ पर ये ब्रांच यहाँ इस पॉइंट से निकली है ना? और यहाँ पर ये ऊपर इस पॉइंट से अपन ने एक ब्रांच निकाल दी, ठीक है? अब यहाँ पर जो दूसरी ब्रांच है, दूसरे वाले पेड़ में, वो अपन ने कहाँ से निकाली है? वो अपन ने यहाँ से निकाली, इसी पॉइंट से, सेम, ठीक है? जिस पॉइंट से आपने ये पहली ब्रांच निकाली थी, दूसरी ब्रांच भी इसी से निकाल दी।
अब आप दोनों ट्रीज को कंपेयर करो तो आपको दोनों का फॉर्मूला तो सेम दिखेगा, है ना। इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं कि दिस ट्री हैज वन ट्रंक, ट्रंक मतलब ये तना जो इसका होता है, और टू ब्रांचेस, है ना। दिस ट्री ऑल्सो हैज वन ट्रंक एंड टू ब्रांचेस, बोथ आर रिप्रेजेंटिंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट स्टिल द टू ट्रीज आर नॉट सेम। ठीक है, देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन द टू। तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर टाइप हो जाएंगे, है ना। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर में ये होता है कि लिंकिंग पॉइंट चेंज हो जाता है ना। और इसको मैं स्टीरियो से कंपेयर करता हूँ, फिर मैं और समझा दूंगा तो समझ में आ जाएगा। अब अपन थोड़ा स्टीरियो आइसोमेरिज्म देख लेते हैं। यहाँ पर फिर से वही सेम कहानी, अपन ने दो पेड़ बनाए, ठीक है, और ये ऐसे, यहाँ पर फिर से ये बीच वाले पॉइंट से एक ब्रांच निकल रही है, और ये ऊपर वाले पॉइंट से दूसरी ब्रांच निकल रही है। सेम यहाँ पे एक नीचे वाले पॉइंट से एक ब्रांच निकल रही है, और ऊपर वाले पॉइंट से ये दूसरी ब्रांच निकल रही है, ठीक है। अब देखना इसमें दिक्कत क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों में। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर चेंज होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में स्टीरियो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर और स्टीरियो का क्या मतलब है वो समझते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है लिंकिंग पॉइंट, ठीक है। ये मेन ट्रंक है, ब्रांच निकल रही है, तो ब्रांच कौन से पॉइंट से निकल रही है, इस पॉइंट से, है ना। ये दूसरी ब्रांच इस पॉइंट से निकल रही है, तो ये पॉइंट बेसिकली ट्रंक और ब्रांच को लिंक करने वाला पॉइंट है, तो ये हो गया लिंकिंग पॉइंट, ठीक है। तो इस ब्रांच के लिए ये लिंकिंग पॉइंट है, इस ब्रांच के लिए ये लिंकिंग पॉइंट है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में लिंकिंग पॉइंट चेंज हो जाता है, ध्यान से सुनना। इन दो ब्रांच इस ब्रांच एक्सक्यूज मी, इस ब्रांच का लिंकिंग पॉइंट ये था और इस ब्रांच का लिंकिंग पॉइंट ये था। अब दूसरे पेड़ में इस ब्रांच का लिंकिंग पॉइंट तो ये है, मतलब ये वाला हिस्सा तो सेम है, लेकिन जो ऊपर वाली ब्रांच है उसको तुम ये मान लो कि उसको अपन ने उठा के यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो अब इसका जो लिंकिंग पॉइंट है ये वाला वो चेंज हो चुका है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में लिंकिंग पॉइंट चेंज हो जाता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में लिंकिंग पॉइंट सेम रहता है। देखो, ये पहली ब्रांच यहाँ पर थी, इस पेड़ में भी यहाँ पर है, इसमें भी यहाँ पर है, यहाँ तक तो ठीक है। दूसरे में ये राइट साइड से ब्रांच निकल रही है, दूसरे पेड़ में ये लेफ्ट साइड से निकल रही है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो लिंकिंग पॉइंट सेम है, जो लिंकिंग पॉइंट यहाँ पे था वही इसमें भी है, जो इसमें था वही इसमें भी है। तो लिंकिंग पॉइंट तो सेम रहा, लेकिन चेंज क्या हो गया है, इसका डायरेक्शन चेंज हो गया है ब्रांच का। ये पहले राइट साइड में थी तो अब लेफ्ट साइड में हो गई है। तो इसको हम बोलते हैं कि जो मॉलिक्यूल है उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज हो रही है, स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा, है ना। जब भी स्ट्रक्चर वर्ड बोला जाएगा इसका मतलब वो लिंकिंग पॉइंट की बात कर रहा है, और जब भी स्टीरियो वर्ड यूज होगा मतलब वो 3D ओरिएंटेशन की बात कर रहा है, ठीक है। सर हाँ स्टीरियो बोलो। में तो स्ट्रक्चर चेंज ही हो रहा है ना सर। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि तुम उसको नॉर्मल स्ट्रक्चर वर्ड जो अपन हमेशा से समझते आए हैं ना उस फॉर्म में मत याद रखो। इसको अपन याद कैसे रखेंगे, रुको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे देखो, लिख लो इसको, सेम स्ट्रक्चर का क्या मतलब होगा, सेम स्ट्रक्चर मींस सेम लिंकिंग पॉइंट, ठीक है। इसके अलावा और कोई दिमाग अपन को नहीं लगाना है। सेम स्ट्रक्चर का मतलब सेम लिंकिंग पॉइंट, सॉरी डिफरेंट लिंकिंग पॉइंट। एक मिनट, अपन ने क्या लिखा है, सेम स्ट्रक्चर का मतलब लिंकिंग पॉइंट सेम है, हाँ अपन ने सही लिखा है। सेम स्ट्रक्चर का मतलब सेम लिंकिंग पॉइंट, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर का मतलब डिफरेंट लिंकिंग पॉइंट। ये लाइन अपन ने सही लिखी है। और स्टीरियो का भी अपन लिख लेते हैं। डिफरेंट स्टीरियो केमिस्ट्री मींस, इसका क्या मतलब होता है, लिंकिंग पॉइंट तो सेम रहेगा, लिंकिंग पॉइंट रिमेन्स सेम,
लिंकिंग पॉइंट रिमेन्स सेम बट डिफरेंट क्या रहता है, ओरिएंटेशन इन 3D डिफर्स, है ना, ओरिएंटेशन इन 3D डिफर्स। ठीक है, सर हाँ बताओ। सर फिर तो स्टीरियो केमिस्ट्री सर उसके अंदर आना चाहिए ना, स्टीरियो आइसोमेरिज्म उसके अंदर आना चाहिए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, क्योंकि ये सर सब ग्रुप हो जाएगा ना फिर, क्योंकि इसमें भी लिंकिंग पॉइंट सेम ही है और फिर और चीजों में चेंजेस आ रहे तुम क्या कह रहे हो कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर आना चाहिए? हैं। यस नहीं नहीं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में फिर अपन स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं बोलते यार। मतलब पहले अपन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म चेक करते हैं कंपाउंड का, फिर अपन स्टीरियो आइसोमेरिज्म चेक करते हैं, ऐसा रहता है। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म से भी यस कंफ्यूज मत हो, क्योंकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म अपन इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे अभी, है ना। तो अभी बस आइसोमेरिज्म की 2 ब्रांचेस होती है, इसलिए मैंने स्टीरियो आइसोमेरिज्म थोड़ा समझा दिया। अभी अपन को जो अपना फोकस है वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे रखना है ना। ये जब अपन स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो मैं दोबारा समझाऊंगा सेम चीज। ठीक है, अभी बस आप इतना याद रखो, जो जो अपन ने लिखा है कि स्ट्रक्चर सेम रहेगा मतलब लिंकिंग पॉइंट सेम रहेगा, और स्टीरियो केमिस्ट्री जब चेंज होगी इसका मतलब लिंकिंग पॉइंट सेम रहेगा बट ओरिएंटेशन डिफर कर जाएगा 3D में। ठीक है, ये अपन ने स्ट्रक्चर और स्टीरियो केमिस्ट्री वर्ड का मतलब लिखा है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आइसोमेरिज्म के सामने जो वर्ड लिखा होता है इसका मतलब उस चीज में डिफरेंस है ना। कहने का मतलब क्या, कि अगर ऐसा बोला गया कि 2 कंपाउंड एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, मतलब उन दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। ठीक है, इस लाइन को आप ऐसे समझ सकते हो कि 2 मॉलिक्यूल्स अगर एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं, तो वो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं तो सेम यूनिट, लेकिन उन दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। अगर 2 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स हैं, तो इसका मतलब वो दोनों उन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ठीक है, वो स्टीरियो आइसोमर्स है मतलब वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो नहीं होंगे, है ना, मतलब उनका स्ट्रक्चर भी सेम होगा। स्ट्रक्चर सेम का मतलब क्या है, कि उनका लिंकिंग पॉइंट सेम होगा, जैसा यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो डिफरेंस किस में होगा, उनके 3D ओरिएंटेशन में, मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री में, है ना। तो अभी फिलहाल के लिए तो आप स्टीरियो आइसोमेरिज्म में बस इतना ही लिख के छोड़ दो। अपन जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे मेनली वो होगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो नोट्स में बनाना है क्या ये पेड़ों को? हाँ बना सकते हो, तुम्हारी इच्छा है, मतलब बना लोगे तो और अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो ये पेड़ों को बना सकते हो, है ना। फिलहाल के लिए मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ कुछ लिखना है। तो देखो, अब इसमें आगे क्या बात होती है, एक सेकेंड। हाँ, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के पार्ट्स होते हैं, वो पार्ट्स आप यहाँ पे लिख लो, इनको अपन समझेंगे एक एक करके डिटेल में। चेन, चेन पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, मेटामर्स, मेटामेरिज्म, है ना, और ये अपना आ जाएगा टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म। ठीक है, तो इसमें से ये मतलब ये 5 टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होते हैं। अभी अपन समझ लेंगे कैसे होते हैं ये एक एक करके। टॉटोमेरिज्म अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे जीओसी में। ठीक है, इस चैप्टर में अपन को बस ये 4 टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ना है। ठीक है, टॉटोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग पहले तो ये चार्ट बना लो, और उसके बाद ये पॉइंट आई होप सबने लिख लिए होंगे, है ना। अब अपन लिखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब अभी क्या बताया था। देखो पहले तो हमेशा ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है
लो ये चेन, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म। ठीक है अश्विन। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में एक बात इंपॉर्टेंट क्या है जो अभी अपन ने बात की थी कि आइसोमेरिज्म वर्ड के सामने जो चीज लिखी रहती है ना वो चीज डिफरेंट होती है, ये बात अपन को याद रखना है हमेशा। ठीक है। तो आइसोमेरिज्म वर्ड के सामने क्या लिखा हुआ है? स्ट्रक्चर। इसका मतलब दो दो कंपाउंड्स अगर दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं तो दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, है ना। ये बात मैं यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है कि द वर्ड रिटन इन फ्रंट ऑफ या बिफोर, द वर्ड रिटन बिफोर isomerism indicates the type of relationship between the two compounds। ठीक है। आइसोमेरिज्म वर्ड के पहले जो लिखा रहता है वो क्या बताता है कि दोनों कंपाउंड्स के बीच में क्या रिलेशन है ना। दोनों कंपाउंड्स के बीच में क्या रिलेशन है, ये आइसोमेरिज्म वर्ड के पहले जो चीज लिखी होती है वो चीज बताती है। ठीक है। तो जो भी वर्ड लिखा हुआ होगा वो चीज डिफरेंट होगी। ठीक है। इस लाइन को भी मैं लिख देता हूं आगे। द वर्ड the two compounds will be different from each other on the basis of that word। ठीक है। इसका क्या मतलब है? ये लाइन अगर आपको याद है तो आपको काफी चीजें याद रहेंगी आइसोमेरिज्म में, है ना। इसलिए ये लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये बोला गया है कि द वर्ड रिटन बिफोर आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म के सामने जो वर्ड लिखा होता है इट इंडिकेट्स द टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंपाउंड्स, वो उन दोनों कंपाउंड्स के टाइप ऑफ रिलेशनशिप को बताता है। तो अगर स्ट्रक्चर वर्ड लिखा हुआ है मतलब स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट होगा। तो द टू कंपाउंड्स विल बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ दैट वर्ड। जो वर्ड लिखा हुआ है उस वर्ड के बेसिस पर ही जो दो कंपाउंड्स हैं वो डिफरेंट होंगे, है ना। वो सेम नहीं होंगे, वो मतलब वो सेम नहीं होंगे, वो डिफरेंट होंगे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है अपन को। नहीं तो कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म मतलब सेम स्ट्रक्चर। ठीक है। तो अब अपन इसकी टेक्निकल डेफिनेशन लिख लेते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। कौन से वर्ड की बात कर रहे हो तुम संकेत? ये वाला वर्ड, ये द वर्ड रिटन बिफोर आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म के पहले जो भी वर्ड लिखा होता है ना उसकी बात हो रही है। ठीक है। आइसोमेरिज्म के सामने काफी सारे वर्ड्स आएंगे, स्ट्रक्चरल, स्टीरियो, चेन, पोजिशनल, फंक्शनल, मेटामर। ठीक है। तो अब अपन डेफिनेशन पे आते हैं। इसकी टेक्निकल डेफिनेशन क्या है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, जैसा किताबों में दिखाया जाता है। when two or more compounds when two or more compounds have same molecular formula, है ना, but different structure। ठीक है। और डिफरेंट स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? लिंकिंग पॉइंट changes when two or more compounds have same molecular formula but different structure, they are called structural isomers of each other, है ना। ऐसे कंपाउंड्स को एक दूसरे का स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहा जाता है। ठीक है। तो लिंकिंग पॉइंट का मतलब ये होता है
है ना। ये जो अपना पेड़ वाला डायग्राम है उसमें दिस वाज द लिंकिंग पॉइंट, ठीक है। लिंकिंग पॉइंट मतलब जहां से लिंक बन रहा है दो किन्हीं भी दो चीजों में, ठीक है। आई होप सबको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, है ना। लिंकिंग पॉइंट चेंज होना चाहिए और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहना चाहिए, दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। तो जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, अब एग्जांपल से और बेहतर समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये कंपाउंड है सी सी डबल बॉन्ड सी सी, और ये दूसरा कंपाउंड है सी 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 डबल बॉन्ड सी। देखो भाई ध्यान से देखो, डेफिनेशन फॉलो करते हैं। ये दो कंपाउंड है ना। तो आइसोमर्स की बात करने के लिए पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। क्या इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? बिल्कुल सेम है ना। 4 कार्बन इसमें भी हैं, 4 कार्बन इसमें भी हैं, इसमें भी इसमें जितने भी हाइड्रोजन होंगे उतने ही हाइड्रोजन इसमें होंगे, ठीक है। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है क्या आएगा, दैट विल बी C4, और इसमें हाइड्रोजन काउंट कर लो कितने आएंगे, 3 और 2 5 और 3 8, दिस विल बी C4H8, और इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा, है ना। आप हाइड्रोजन बना के देख सकते हो C4H8, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। लेकिन देखो लिंकिंग पॉइंट चेंज हो गया यहाँ पे। डबल बॉन्ड को फोकस करो, तो जो डबल बॉन्ड है वो इस स्ट्रक्चर में सेकेंड और थर्ड कार्बन से लिंक्ड है ना। और यहाँ पर डबल बॉन्ड फर्स्ट और सेकेंड कार्बन से लिंक्ड है, तो लिंकिंग पॉइंट चेंज हो रहा है। अगर एक भी लिंकिंग पॉइंट चेंज हो रहा है किसी भी चीज का मॉलिक्यूल के अंदर, मतलब वो स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो वो दे आर सर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। सर हाँ हाँ बोलो। सर शायद इसमें डिफरेंट आएगा, सेकंड वाले में C4H9 आ रहा है शायद, आप चेक कर लीजिएगा। 3 2 5 1 6 और 2 8, नहीं नहीं सेम सेम आएगा, डिफरेंट आ ही नहीं सकता ना, DU सेम है क्योंकि दोनों का। लिंकिंग पॉइंट सिर्फ बॉन्ड्स ही होते हैं? नहीं, लिंकिंग पॉइंट कुछ भी हो सकता है ना। लिंकिंग पॉइंट मतलब दो चीजों के बीच में लिंक बनाना, ठीक है। तो जैसे जैसे मान लो ये एक रैंडम फिगर है ना, इसमें ये A एटम जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये B एटम जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये C एटम जुड़ा हुआ है। एक मिनट संकेत बताता हूँ। और ये दूसरा स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पर ये A एटम जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आपने C को जोड़ दिया और यहाँ पर B को जोड़ दिया, अगेन आपने लिंकिंग पॉइंट चेंज कर दिया। लिंकिंग पॉइंट चेंज करने का क्या मतलब है, जब आप नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5। तो देखो ये जो बी एटम है ये थर्ड कार्बन से जुड़ा हुआ था, अब यहाँ पर बी एटम फोर्थ कार्बन से जुड़ गया, लिंक चेंज हो गया ना, है ना। ये ग्रुप उठ के इसकी जगह पे आ गया, यहाँ पे आके अटैच हो गया है, ठीक है। बाकी क्लियर हुआ ये? तो लिंक चेंज नहीं होना चाहिए, अगर लिंक चेंज हो रहा है तो मतलब स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, ठीक है। संकित क्या पूछ रहा है कि IUPAC नेम भी चेंज होगा क्या? बिल्कुल IUPAC नेम भी चेंज होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, इसको अपन लिखेंगे अभी, है ना। मैं ये हटा देता हूँ। तो पहले इसके एग्जांपल्स देख लो, है ना। तो ये इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन लिंकिंग पॉइंट चेंज हो रहा है ना। यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो सेकेंड और थर्ड कार्बन में लिंक्ड है, और अभी ये फर्स्ट और सेकेंड कार्बन में लिंक्ड है, तो लिंकिंग पॉइंट इज चेंजिंग, सो दे वी कैन से दैट दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, है ना। इन दोनों में अगर कोई रिलेशनशिप पूछे तो किस टाइप का रिलेशनशिप अपन बताएंगे, दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। इसको तुम पूरा लिख लेना, ठीक है। IUPAC नेम की आप बात करोगे तो इसका नाम आएगा ब्यूट, मैं अगले पेज पे लिख देता हूँ, तुम लोग कॉपी में नीचे नीचे लिख लेना। लेफ्ट वाले कंपाउंड का नाम आएगा ब्यूट 2इन, और राइट वाले कंपाउंड का नाम आएगा ब्यूट 1इन या ब्यूटीन। तो IUPAC नेम डिफरेंट, 2 1, है ना। तो IUPAC नेम तो चेंज होगा ही, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है ना। स्ट्रक्चर अगर चेंज हो रहा है तो IUPAC नेम को चेंज होना ही है, क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है मतलब लिंकिंग पॉइंट चेंज हो रहा है, मतलब पोजीशंस चेंज हो रही है, मतलब बीच के नंबर चेंज होंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट को अब अपन लिख सकते हैं, सर एक मिनट रुको।
इसको अपन लिख लेते हैं अब कि structural isomers have different IUPAC names. हाँ चंद्रभान बोलो। सर स्टीरियो वाले में सेम रहेंगे ना यूपीएससी? स्टीरियो वाले में सेम रहेंगे, लेकिन अभी वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि सेम कैसे रहेंगे, क्योंकि वो फिर टॉपिक से डेविएट हो जाएंगे अपन, है ना। यस सर। ठीक है, तो ये अपना आइसोमर्स हो गया। एक दूसरा एग्जांपल देखो, इसको एकदम लॉजिक से समझते रहना है ना। आइसोमर्स वैसे तो बहुत आसान है, लेकिन अगर आपको कुछ बेसिक डेफिनेशन अच्छे से याद नहीं है तो बहुत कंफ्यूजन भी होता है स्टूडेंट्स को। सी 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 सी, और ये कंपाउंड है सी 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 सी। तो नहीं, इतनी थ्योरी नहीं है संकेत, अभी तो और भी है। देखो ये दो कंपाउंड है ना, चेक करना है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं कि नहीं एक दूसरे के। तो पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो इनका। तो जब आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे तो ये आएगा आपका C5, और हाइड्रोजन इसमें कितने हैं, 3 और 3 6, 7 और 2 9 और 3 12, 12 हाइड्रोजन इसमें आ जाएंगे। ठीक है, C5H12। जब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालोगे तो इसका भी सेम आएगा C5H12। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मतलब ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की कंडीशन के लिए एलिजिबल तो है, मतलब चेक तो किया जा सकता है। ठीक है, अब क्या इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है कि सेम है? सर डिफरेंट है। तो कैसे देखा डिफरेंट है? सर सेम है। सेम है ना, शाबाश। सेम कैसे है? देखो भाई, इसकी मेन चेन देखो। मेन चेन इसमें विदाउट अ डाउट ये आएगी, मतलब नीचे वाली भी आ सकती है ना। तो जब इसकी मेन चेन ये आ गई, नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4, है ना। और इसकी अगर आप मेन चेन की बात करो तो इसकी मेन चेन ये है, नंबरिंग लेफ्ट साइड से करोगे 1 2 3 4, तो ये तो आइडेंटिकल हो गया ना। 2 पे मिथाइल ब्यूटेन, 2 पे मिथाइल ब्यूटेन, सेम कंपाउंड, आइडेंटिकल, दे आर नॉट आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, लिंकिंग पॉइंट इज सेम। ठीक है, तो अगर IUPAC नेम चेंज हो रहे हैं, मतलब अगर दो कंपाउंड्स के IUPAC नेम सेम आ रहे हैं, मतलब वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैव डिफरेंट IUPAC नेम्स ऑलवेज। ठीक है, तो क्योंकि क्योंकि इसका नाम है 2 मिथाइल ब्यूटेन, एक मिनट यार, 2 मिथाइल ब्यूटेन, है ना, और इसका भी नाम वही है 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो दे आर, ये दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं है ना, नहीं होंगे, है ना। क्या रिलेशन है इन दोनों में? दे आर एक्चुअली, क्या है दोनों? दे आर एक्चुअली व्हाट? आइडेंटिकल। दे आर आइडेंटिकल, दे आर Identical. सेम कंपाउंड, एक ही चीज है दोनों, है ना। एक ही चीज को आपने दो बार लिख दिया है थोड़ा घुमा के। ठीक है, मतलब फर्क क्या है एक्चुअली, यहाँ पर ये कार्बन ऐसे सीधे था, उसको आपने थोड़ा ऊपर दिखा दिया, है ना। तो ये थोड़ा सा बारीक चीजें हैं जो अपन को ध्यान में रखना है। IUPAC नेम लिखकर भी चेक कर सकते हैं कि, बिल्कुल IUPAC नेम लिखकर ही चेक कर मतलब वैसे IUPAC नेम लिखकर ही चेक करना चाहिए, वो ज्यादा सेफ तरीका है क्वेश्चन को करने का, है ना, क्योंकि जल्दबाजी में कई बार देखने में गलत भी हो जाता है। तो बेस्ट तरीका यही है कि आप दो कंपाउंड अगर आपको चेक करना है स्ट्रक्चरल आइसोमर है कि नहीं, आप IUPAC नेम लिख के देख लो। एग्जैक्टली सेम अगर IUPAC नेम आ रहा है तो मतलब वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं है। ठीक है, अब अपन आते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म पे, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे, है ना। So now we will talk about types of structural isomerism. तो इसमें पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो
उसके बाद अपन टाइप्स लिखेंगे। नोट, है ना, फंक्शनल आइसोमर्स, मेटामर्स, चेन आइसोमर्स और पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आइसोमेरिज्म के रिलेशनशिप को डिक्लेयर करने के लिए, है ना। इसको आप लोग नोट करके लिख लेना, इसका मैं मतलब बताता हूँ अभी क्या है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, दो कंपाउंड्स, है ना, दो कंपाउंड्स जब ये डिक्लेयर हो गया है कि भाई वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, तो अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के अंदर भी टाइप्स होते हैं, है ना। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर भी वो किस टाइप के आइसोमर्स हैं, ठीक है। तो उसके लिए अब ये 4 टाइप के आइसोमर्स अपन पढ़ेंगे, है ना। अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे दो कंपाउंड है, उनके बीच में ऐसे मल्टीपल टाइप के रिलेशंस बताए जा सकते हैं कि भाई वो फंक्शनल आइसोमर्स हैं, पहले आप वो चेक कर लो, अगर हैं तो ये बता दो कि वो फंक्शनल आइसोमर्स हैं, ठीक है। फिर अब प्रॉब्लम ये है कि जो फंक्शनल आइसोमर्स हैं उसमें वो चेन आइसोमर्स भी हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे दिक्कत ये कि क्लैशिंग हो जाएगी, है ना, कि भाई दो कंपाउंड में आप उसका रिलेशन को आप फंक्शनल आइसोमर्स भी बोल रहे हो, फिर चेन भी बोल रहे हो। तो ऐसी क्लैशिंग ना हो, इसके लिए ये रूल बनाया गया है ना। आप सबसे पहले फंक्शनल आइसोमर्स चेक करो, अगर दो कंपाउंड्स एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर निकल गए तो बस आपको आगे ये आइसोमेरिज्म चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर फंक्शनल आइसोमर नहीं निकले तो फिर मेटामर्स चेक करो। अगर ये वाला रिलेशनशिप वैलिड नहीं आ रहा तो फिर चेन चेक करो, है ना। अगर ये वैलिड आ गया तो डिक्लेयर कर दो कि बोथ आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और वो भी कैसे, बोथ आर चेन आइसोमर्स। अगर ये भी सही नहीं आ रहा तो फिर और आगे जाओ, पोजीशन चेक करो, है ना। तो अगेन दिस इज अ काइंड ऑफ प्रायोरिटी ऑर्डर, इस ऑर्डर में आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म चेक करना है, ठीक है। तो अब अपन पढ़ते भी इसी ऑर्डर में है। सबसे पहले अपन लिखते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म, पहला टाइप, है ना। फर्स्ट है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक है भाई। अब देखो इसका क्या मतलब है, ये देखो, ये लाइन ध्यान से देखना, कौन सी, ये वाली। आइसोमेरिज्म के पहले जो वर्ड लिखा होता है उससे अपन को पता चलता है कि वो दो कंपाउंड्स किस बात में डिफरेंट है ना। आइसोमेरिज्म के सामने अगर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है मतलब वो दो कंपाउंड्स, उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अगर आइसोमेरिज्म वर्ड के सामने फंक्शनल ग्रुप लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होगा कि दोनों कंपाउंड्स में क्या डिफरेंट है, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो दोनों कंपाउंड्स में अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो तो हम कहते हैं कि वो दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं या फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, ठीक है। जैसे, है ना, तो ये बात तो तुमको समझ में आ गई होगी। तो शॉर्ट में अपन लिख लेते हैं, है ना, शॉर्ट में अपन क्या लिख लेते हैं कि फंक्शनल ग्रुप्स डिफरेंट, फंक्शनल ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए, फंक्शनल ग्रुप्स डिफरेंट, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, तो एग्जाम्पल में जैसे ये कंपाउंड है ना, जैसे ए एग्जाम्पल है CH3O CH3, है ना, एंड CH3CH2OH, ठीक है। तो अब आपको इन दोनों कंपाउंड्स में रिलेशनशिप चेक करना है। तो सबसे पहले तो निकाला करो हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्योंकि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट हो गया मतलब वो आइसोमर सही नहीं, ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब आप देखोगे तो इसमें कितने, 2 कार्बन दिख रहे हैं, 6 तो हाइड्रोजन दिख रहे हैं और 1 ऑक्सीजन दिख रहा है, एंड सेम विल हैपन हियर, है ना। 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन आपको दिख रहा है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन लिंकिंग पॉइंट चेंज हो रहा है। बहुत सारे चेंजेस हो गए लिंकिंग पॉइंट में, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कोने से जुड़ा है और यहाँ पे ये बीच में आ गया, ठीक है। फिर हाइड्रोजन की भी हेरा फेरी हुई है, तो लिंकिंग पॉइंट्स बहुत ऊपर नीचे हुए। तो
नो डाउट ये दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, क्योंकि इनका लिंकिंग पॉइंट चेंज हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्या ये बात सही है यहां तक जितना मैंने एक्सप्लेन किया? यस सर। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में भी कौन से टाइप के, तो सबसे पहले अपन फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म चेक कर रहे हैं, तो क्या इन दोनों कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ROR' ईथर, ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप है ईथर। और ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? OH, ROH, एल्कोहल, राइट। ईथर संकेत अभी बताया था कि ईथर फंक्शनल ग्रुप होता है, लेकिन उसको IUPAC नेम में कंसीडर नहीं करते, है ना। फंक्शनल ग्रुप वो होता है लेकिन उसको IUPAC नेमिंग में उसको फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, ये बात है। सर ऐसा औरों के साथ भी होगा, नाइट्रो इन सब हाँ के हाँ, साथ? सबके साथ। वो जो टेबल अपन ने अलग से लिखी थी ना, उसको जब मैंने तुम्हें लेक्चर पढ़ाया था तो उसकी फर्स्ट लाइन मैंने पढ़ के भी बताई थी कि ये फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन इनको फंक्शनल ग्रुप की तरह नेमिंग के लिए ट्रीट नहीं किया जाता, है ना। नेमिंग के लिए इन सबको ब्रांचेस की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है। यस। तो हाँ, प्रीफिक्स प्रीफिक्स हुआ ना, हाँ प्रीफिक्सेस ही होंगे फिर। जब फंक्शनल ग्रुप की बात खत्म हो गई तो फिर सफिक्सेस की बात खत्म हो गई, फिर तो प्रीफिक्स ही होता है। तभी अपन ने, जब तुम उसका कॉलम देखोगे तो उसमें तुम्हें एक ही वर्ड दिखेगा, जैसे ईथर के लिए बस एल्कोक्सी यूज होता है, क्योंकि वो ऑलवेज प्रीफिक्स ही रहेगा अगर रहेगा तो, है ना। तो देखो अपन वापस मुद्दे पे आते हैं। अब ये तो डिक्लेयर हो गया कि भाई ये दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, तो क्या ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं? तो हमने देखा कि भाई फंक्शनल ग्रुप तो डिफरेंट तो आ रहा है, इसमें ईथर है, इसमें अल्कोहल है, इसका मतलब दे आर फंक्शनल आइसोमर्स, है ना। तो अब ये डिक्लेयर हो चुका है कि ये फंक्शनल आइसोमर्स है, मतलब ये मेटामर्स नहीं होंगे, ये चेन आइसोमर्स नहीं होंगे, ये पोजीशन आइसोमर्स नहीं होंगे, ठीक है। प्रायोरिटी ऑर्डर को अपन को फॉलो करना होता है, ठीक है। तो और एग्जांपल देखो, तो आइसोमेरिज्म अगर एक फ्लो में ध्यान रखोगे तो बहुत सिंपल टॉपिक है। जैसे बी एग्जांपल है ये, और ये फर्स्ट कंपाउंड मतलब ये मिथॉक्सी मीथेन, ये मिथॉक्सी मीथेन, है ना। इसका जब तुम टेबल देखोगे तो टेबल में लिखा हुआ है इसका नाम एल्कोक्सी एल्केन, ठीक है संकेत। तो देखो इन दोनों को अपन को कंपेयर करना है वही फंक्शनल आइसोमर के लिए, तो भाई सबसे पहले चेक करो ये आइसोमर है भी कि नहीं। तो आप जब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका लिखोगे, इसका लिखोगे और इसका लिखोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फिर से सेम आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ अब क्या, कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन दोनों का सेम है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन लिंकिंग पॉइंट चेंज तो हो रहा है, डबल बॉन्ड कोने में जुड़ा है, डबल बॉन्ड बीच में जुड़ा है, लिंकिंग पॉइंट चेंज हो गया। लिंकिंग पॉइंट जैसे ही चेंज हुआ मतलब स्ट्रक्चर चेंज हो गया, मतलब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में क्या ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं? तो भाई फंक्शनल ग्रुप चेक करो, सी डबल बॉन्ड ओ कोने में जुड़ा हुआ है, मतलब ये है एल्डिहाइड। सी डबल बॉन्ड ओ बीच में जुड़ा हुआ है, मतलब ये क्या है, कीटोन। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स मतलब दे आर व्हाट, दे आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है भाई। तो फंक्शनल आइसोमर्स जो है उसके अंदर ही अपन को लिखना है एक सब टॉपिक, मतलब ये स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमरिज्म है, ऐसा समझ लो। फंक्शनल आइसोमर के अंदर आप लोग लिखो एक सब टॉपिक है रिंग चेन आइसोमेरिज्म, है ना, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, देखो दो कंपाउंड्स में रिंग चेन आइसोमेरिज्म का रिलेशन कब होता है, जब देखो आइसोमर्स के सामने क्या वर्ड लिखा है, रिंग और चेन, है ना। इसका क्या मतलब है कि ये चीज डिफरेंट रहेगी दोनों कंपाउंड में,
है ना। आइसोमर के सामने जो वर्ड लिखा रहता है वो चीज डिफरेंट होती है। रिंग चेन लिखा है मतलब रिंग चेन का डिफरेंस रहेगा। इसका मतलब क्या है कि एक कंपाउंड में अगर रिंग रहेगी, सॉरी एक कंपाउंड में अगर चेन रहेगी तो दूसरे कंपाउंड में कुछ रिंग टाइप की रहेगी, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमेरिज्म कहलाएंगे। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ अच्छे से। इसका अपन लिख लेते हैं पहले मीनिंग क्या है। इसको अपन बोलते हैं दिस इज अ टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म या फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, है ना, पहली बात। और दूसरी बात, किस किस चीज में डिफरेंस होना चाहिए, रिंग और चेन में। मतलब एक कंपाउंड में अगर रिंग है तो दूसरे कंपाउंड में सिर्फ एलिफेटिक चेन होना चाहिए। ठीक है, if one compound has at least one ring, अगर एक कंपाउंड में कम से कम एक रिंग है तो दूसरे कंपाउंड में कोई भी रिंग नहीं होना चाहिए, है ना। देन द अदर कंपाउंड should not have any ring, है ना। क्या होना चाहिए, only chain should be present। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स, ऐसा रिलेशन अगर हो कि एक में रिंग आ रही है और दूसरे में सिर्फ चेन है तो इनको हम रिंग चेन आइसोमेरिज्म बोलेंगे कि उनमें रिंग और चेन का डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये है अपना सी, एक सेकेंड, जैसे हमारा कंपाउंड है मान लो सी डबल बॉन्ड सी एंड ये दो कंपाउंड है। ठीक है, तो जब आप इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करोगे, है ना, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, इसका जो मतलब मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आ जाता हूँ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो अपन सब निकाल सकते हैं, तो इन दोनों का जब आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे तो वो सेम आएगा। ठीक है, सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप। संकेत क्या पूछ रहा है, साइक्लिक और एसाइक्लिक भी बोल सकते हैं ना। साइक्लिक और एसाइक्लिक हाँ बोल सकते हो, मतलब साइक्लिक केवल साइक्लिक वर्ड थोड़ा सही इसलिए नहीं है क्योंकि कंपाउंड में और भी पार्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये लिखा है ना, अगर एक कंपाउंड में एटलीस्ट एक रिंग तो हो, बाकी हो सकता है उसमें एलिफेटिक पार्ट भी हो, मतलब चेन वाला पार्ट भी हो, लेकिन अगर उसमें एक रिंग आ रही है और दूसरे कंपाउंड में एक भी रिंग नहीं आ रही तो हम बोलेंगे कि दोनों कंपाउंड रिंग चेन से रिलेटेड है, रिंग चेन का डिफरेंस है दोनों में। ठीक है संकेत, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनका सेम है ना, लेकिन लिंकिंग पॉइंट चेंज हो रहा है क्या, बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। ये देखो, ये यहाँ पर ये अकेला है और इस स्ट्रक्चर में आपने इसको इससे जोड़ दिया तो नए नए लिंक बन गए, इसमें लिंकिंग पॉइंट चेंज हो गया। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो हैं, है ना, दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो कौन से टाइप के तो ये रिंग चेन आइसोमर्स है ना, यहाँ पर रिंग है और यहाँ पर क्या है, सीधी सीधी चेन। ठीक है, दिस इज अ रिंग एंड दिस इज अ चेन, तो दे आर रिंग। सर हाँ बोलो, रिंग चेन आइसोमर्स सर बोलो। हमने जो लेफ्ट साइड में स्ट्रक्चर बनाया उसमें डबल बॉन्ड है, तो हमने जो राइट साइड में बनाया उसमें हम डबल बॉन्ड नहीं यूज करेंगे क्या एक? नहीं नहीं, डबल बॉन्ड आप यूज नहीं करोगे, नहीं तो फिर वो कंपाउंड डिफरेंट हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं आएगा फिर, ओके सर। है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं आएगा तो फिर आइसोमेरिज्म की बात ही खत्म हो गई। सर एक डाउट और है। हाँ क्लियर हो गया नवामी। यस सर। हाँ चंद्रपान बोलो। सर इसे रिंग चेन आइसोमेरिज्म को सर इसके अंदर क्यों रखते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म के अंदर? यार इसको इसलिए रख देते हैं क्योंकि इनके रिएक्शंस ज्यादा चेंज हो जाते हैं एक्सपेरिमेंटली। सर फंक्शनल आइसोमेरिज्म का तो मतलब यही है ना कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। हाँ इस वही प्रॉब्लम है ना कि इसको ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसलिए इसको अलग कैटेगरी में रखती है, मतलब फंक्शनल ग्रुप के एक स्पेशल टाइप को बोला जाता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म।
मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो रिंग है वो भी अपने आप में कई बार एक फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट करती है। रिंग की प्रॉपर्टीज चेन की प्रॉपर्टीज से काफी ज्यादा डिफरेंट है, मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे। ठीक है, यस सर। तो इसे मतलब काइंड ऑफ एक्सेप्शन टाइप याद रख सकते हो, या स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप फंक्शनल आइसोमर्स चेक कर रहे हो तो आपको रिंग चेन आइसोमेरिज्म कंसीडर करना पड़ेगा। अगर दो कंपाउंड एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमेरिज्म है, मतलब अगर दो कंपाउंड एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमर्स हैं, तो हम बोलेंगे कि दे आर आल्सो फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, और भी है इसमें स्पेशल टाइप्स, जैसे एक तो रिंग चेन हो गया, है ना। आई होप रिंग चेन सबको समझ में आ गया होगा। देखो, और है इसमें जैसे एल्कोहल्स की अपन बात करें तो 1 मिनट संकेत, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स, है ना। ये एक दूसरे के क्या है, दे आर फंक्शनल आइसोमर्स, है ना। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन, अमीन का मतलब क्या है, आई होप ये चीजें सबको याद होगी। अमीन का मतलब RNH2, मतलब नाइट्रोजन होता है उसमें। डिग्री, डिग्री का मतलब अपन ने देखा था कि अमीन की डिग्री अपन कैसे बताते हैं, नाइट्रोजन जितने कार्बन से जुड़ा हो वही अमीन की डिग्री। ठीक है, तो अगर नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा है तो दिस इज 1 डिग्री अमीन। अगर नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा है तो दिस इज अ 2 डिग्री अमीन, है ना। अगर नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा है तो दिस इज अ 3 डिग्री अमीन। तो ऐसा बोला गया है, मतलब ये याद रखने वाली बात है कि ये तीनों अमीन्स जो हैं वो एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं, इनको फंक्शनल आइसोमर्स की कैटेगरी में रखा जाता है ना। ये सब एक्सेप्शंस के तौर पे अपन को याद रखना है। कौन कौन सा, एक तो ये, है ना, क्योंकि इसमें आपको फंक्शनल ग्रुप में चेंज दिखेगा नहीं। इसमें भी नाइट्रोजन है, इसमें भी नाइट्रोजन है, इसमें भी नाइट्रोजन है, फंक्शनल ग्रुप अपन को तो सेम दिखेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा बोला गया है कि इनको अपन को फंक्शनल आइसोमर्स कंसीडर करना है। ऐसा एल्कोहल्स के साथ भी है, ऐसा अमाइड्स के साथ भी है। पहले अमाइड्स का लिख लेते हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइड्स आर फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, तो अमाइड क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, तो अब यहां पर भी सेम बात, है ना। नाइट्रोजन से एक और अमाइड ग्रुप जोड़ दो, RC डबल बॉन्ड O, और 3 डिग्री में 3 जोड़ दो नाइट्रोजन से। ठीक है, तो 1 2 3 डिग्री अमाइड्स, दे विल आल्सो बी फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल आइसोमर्स, ये आपको याद रखना है। फिर अगला है अल्कोहल। अल्कोहल्स के केस में जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ अल्कोहल है, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ जो अल्कोहल है वो, और ये वाला जो अल्कोहल है, 1 मिनट रुको, ये वाला जो अल्कोहल है और ये वाला जो अल्कोहल है, जब OH डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हो या जब OH सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हो, इन दोनों को एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक है, अगेन ये याद रखने वाली बात है ना, दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अपन को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जब भी आपको फंक्शनल आइसोमर्स चेक करना हो तो पहले आप एक्सेप्शंस चेक करना। सबसे पहले, एक सेकेंड, सबसे पहले तो चेक करना कि भाई रिंग चेन तो नहीं है ना। लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए, अमाइड्स का ये है ना। उसके बाद चेक करना कि कहीं वो अमीन्स तो नहीं है, अमीन्स तो नहीं है, अमाइड्स तो नहीं है, और एल्कोहल तो नहीं है। तीन चीजें चेक करनी है अपन को, अमीन्स, अमाइड्स और एल्कोहल। ठीक है, सर कीटोन के केस में चेंज होती है कि नहीं?
कीटोन के 1 केस डिग्री 2 डिग्री। नहीं, कीटोन की डिग्री विग्री नहीं कंसीडर करना अपन को, है ना। अमीन्स, अमाइड्स और अल्कोहल्स बस। तो अमाइड का ऐसा है कि भाई ये जो ग्रुप है RCO, ये वाला जो अमाइड है ये 1 डिग्री है अभी, क्योंकि नाइट्रोजन एक ही कार्बन से कनेक्टेड है ना। अगर आपको इसको 2 डिग्री बनाना है तो इसका एक हाइड्रोजन हटा दो। आप लोग कॉपी में मत हटाना, बस मैं ऐसे ही समझाने के लिए बना रहा हूँ यहाँ पे। एक हाइड्रोजन हटा दो और उसकी जगह फिर से एक और C डबल बॉन्ड O R ग्रुप जोड़ दो, है ना। जैसा यहाँ पे किया है अपन ने, R डैश अपन ने जोड़ दिया था तो एक हाइड्रोजन को हटा दिया था। तो ये 2 डिग्री अमाइड हो गया ना। नाइट्रोजन जो है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। क्लियर हुआ संकेत? ऐसे 3 डिग्री 3 डिग्री अमाइड अपन बना सकते हैं। तो एक और C डबल बॉन्ड O R को अपन नाइट्रोजन से जोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या कह रहे हो कि सर क्या सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग के लिए होगा ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म? नॉन टर्मिनेटिंग के लिए, ये तो टर्मिनेटिंग है ना। अमाइड, अमीन, अल्कोहल, हाँ ये नॉन टर्मिनेटिंग है। मतलब ये वाला टर्मिनेटिंग है, उससे अपन रिलेट नहीं कर सकते यार, ये गलत रिलेशन तुम निकाल रहे हो। ये वाले नॉन टर्मिनेटिंग है, अमीन, OH, अल्कोहल, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ये टर्मिनेटिंग है। मतलब इस बात का टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग से कोई रिलेशन नहीं है ना। इसको बस ऐसे ही याद रखना कि इनको फंक्शनल आइसोमर्स एक दूसरे का कंसीडर किया जाता है, ठीक है। फंक्शनल आइसोमर्स क्लियर हो गया सबको? यस सर। अब अपन आते हैं Yes. अगले टाइप पे। अगला कौन सा था? मेटामर्स, है ना। तो मेटामर्स को देखो, सेकंड कैटेगरी लिखते हैं। मेटामर्स, तो अब मेटामर्स में क्या होता है कि इसमें पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो। ये इसकी डेफिनेशन अपन को अलग से लिखनी पड़ेगी इसलिए क्योंकि ये उस फॉर्म में नहीं लिखा। जैसे सारे वर्ड्स किस फॉर्म में लिखे हुए हैं, सारे आइसोमर्स, उसमें आइसोमर वर्ड पीछे लिखा होता है और कुछ कुछ सामने लिखा होता है। इसमें ऐसा नहीं हुआ है ना। आइसोमर वर्ड पीछे इसमें लिखा हुआ नहीं है, तो इसको अपन नाम से नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि मेटामर का क्या मतलब है, इसलिए अपन को इसकी डेफिनेशन एज इट इज लिखनी पड़ेगी। तो लिख लो, कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप but different alkyl groups, alkyl groups along their polyvalent functional group. पॉलीवेलेंट वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, along their functional group, सिंपल। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। एक सेकेंड, तो एग्जाम्पल में ध्यान से देखना। जैसे एक कंपाउंड है अपने पास, ये CCOCC, है ना। और इसको आपको कंपेयर करना है COCCC, ठीक है। दोनों कंपाउंड को ध्यान से देखो, इन दोनों में आपको रिलेशन बताना है। तो हम मेटामर्स चेक कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले तो देखो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा एग्जैक्टली, है ना। 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन, 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन। तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मतलब ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो हैं। कौन से टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं? सबसे पहले हम फंक्शनल आइसोमर्स चेक करते हैं, क्या ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फंक्शनल आइसोमर्स में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पर भी ईथर है और यहाँ पर भी ईथर है,
तो फंक्शनल ग्रुप सेम है, सो दे आर नॉट फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, दे आर नॉट। देन वी गो फॉर मेटामर्स, राइट। तो अब हम मेटामेरिज्म चेक करेंगे, मेटामेरिज्म पढ़ेंगे क्या होता है, कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, मेटामेरिज्म, दो कंपाउंड को मेटामर्स तब कह सकते हैं जब उनका फंक्शनल ग्रुप सेम हो बट डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स। डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स का क्या मतलब है, अलोंग देयर फंक्शनल ग्रुप। आप फंक्शनल ग्रुप के अलोंग देखो कि एल्काइल ग्रुप में कुछ चेंज हो रहा है कि नहीं। जैसे चेंज का क्या मतलब है कि ऑक्सीजन की जब आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो 2 कार्बन है, और आप राइट साइड में देखोगे तो 2 कार्बन है ना। यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में देखोगे ऑक्सीजन के तो 1 कार्बन है, राइट साइड में देखोगे तो 3 कार्बन है ना। कहने का मतलब क्या कि अलोंग देयर फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के अलोंग मतलब फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट और राइट साइड में डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स, एल्काइल ग्रुप का नेचर चेंज हो रहा है ना। यहाँ पर 2-2 के ग्रुप में थे इस कंपाउंड में, और यहाँ पर 1-3 के ग्रुप में हो गए। ठीक है, तो बस जब भी एल्काइल ग्रुप्स में चेंज आ जाए तो हम क्या कहते हैं कि कंपाउंड्स आर मेटामर्स। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात और कि इसमें ये क्यों लिखा हुआ है अपन ने सेम फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया तो वो तो फंक्शनल आइसोमर्स हो जाएंगे, तो मेटामेरिज्म की बात ही खत्म हो जाएगी, है ना। तो और क्या कह रहा है संकेत, कॉम्प्लिकेटेड में तो लेफ्ट राइट देख नहीं पाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड इसमें आएगा नहीं यार, मेटामर्स बहुत सिंपल होते हैं, देख के समझ में आ जाता है मेटामर्स, है ना। तो और एग्जांपल देख लेते हैं अपन, देखो ये सर है, हाँ बोलो। सर अगर एक में 1,3 आ रहा है और दूसरे में 3,1 आ रहा है तो सेम ही होंगे वो, वो तो आइडेंटिकल हो गए आइसोमर नहीं फिर, होंगे ना फिर। वो तो आइडेंटिकल हो यस गए, सर, तुमने उसी मॉलिक्यूल को घुमा के रख दिया उल्टा करके, यस है ना, तो वो तो सेम नहीं होंगे। तो एक कंपाउंड ये है और दूसरा है एंड सी 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 डबल बॉन्ड ओ ओ सी, ठीक है, एंड सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी सी सी। ठीक है, इन तीनों में रिलेशन की अगर हम बात करें तो देखो सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो, 4 कार्बन 2 ऑक्सीजन, 4 कार्बन 2 ऑक्सीजन, 4 कार्बन 2 ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मतलब आइसोमेरिज्म की बात की जा सकती है ना। इन सब का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इट इज सेम। ठीक है, फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया, अब हमको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं कि नहीं ये चेक करना पड़ेगा। ठीक है, आइसोमर्स तो है ये प्रूव हो गया है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और लिंकिंग पॉइंट चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो 2 कार्बन और 2 कार्बन के बीच में आ रहा है, यहाँ पर एक तरफ 3 कार्बन हो गए और एक तरफ 1 कार्बन हो गया, मतलब लिंकिंग पॉइंट चेंज हुए, तो इसका मतलब ये आइसोमर्स तो हैं। ठीक है, और कौन से आइसोमर्स हैं, क्योंकि लिंकिंग पॉइंट चेंज हुआ है तो ये दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, स्ट्रक्चर चेंज है। ठीक है, अब क्या ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं, तो चेक करो फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले, सी डबल बॉन्डो ओ आर, दिस इज ईस्टर, आर सी डबल बॉन्डो ओ आर, आर सी डबल बॉन्डो ओ आर, ईस्टर। ठीक है, आर ये है यहाँ पर आर सी डबल बॉन्डो ओ आर, दिस इज अगेन ईस्टर। ठीक है, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप सेम है, मतलब दे आर नॉट फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अब हम चेक करेंगे मेटामेरिज्म, तो मेटामेरिज्म में क्या क्या कहा गया है, क्या फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट साइड और राइट साइड में देखो चीजें चेंज हो रही हैं कि नहीं, तो बिल्कुल हो रही है। यहाँ पर जब आप सी डबल बॉन्ड ओ, मतलब इसको अलग हाईलाइट कर लो, देखो फंक्शनल ग्रुप को अपन हाईलाइट कर लेते हैं तीनों में, अब देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड में 1 कार्बन, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 कार्बन और यहाँ पे चले गए 3। ठीक है, तो लेफ्ट लेफ्ट और राइट साइड में चीजें चेंज हो रही है ना, और फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे मेटामर्स।
ठीक है, क्या ये दोनों एक दूसरे के मेटामर्स हैं? नो सर, नहीं है, आइडेंटिकल है सर वो। आइडेंटिकल, आइडेंटिकल है कि मेटामर्स है? मेटामर्स है ना, शाबाश। मेटामर्स इसलिए हैं क्योंकि भाई सी डबल बॉन्ड ओ से यहाँ पर एक कार्बन जुड़ा हुआ है और यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये आइडेंटिकल कैसे हुए? आइडेंटिकल सर नहीं हुए ना। लेकिन लेफ्ट साइड भी उतनी ही, मतलब जैसे आपने पिछले वाले एग्जांपल में बताया था। पिछला, पिछला कौन सा? ये नहीं सर, जो मैंने पूछा था 1,3 और 3,1 वाला। 1,3 और 3,1 में दिक्कत ये है चंद्रभान, देखो ये है अपना 1,3 वाला, ठीक है, इसको तुम घुमा दो, इस मॉलिक्यूल को तुम यहाँ इस एक्सिस पे ऐसे 180 डिग्री घुमा दो पूरा, ठीक है, 180 डिग्री घुमाओगे तो क्या होगा, जो लेफ्ट है वो राइट में आ जाएगा, ऑक्सीजन तो बीच में ही रहेगा, जो राइट है वो लेफ्ट में चला गया, सेम सेम हो गए ना ये दोनों तो। यस सर। उसी मॉलिक्यूल को तुमने घुमाया तो ये मॉलिक्यूल नया थोड़ी ना कहेंगे अपन, ये तो तुमने इसी को घुमा दिया, ठीक है, तो दे आर सेम, है ना। अब यहाँ पर जो तुम बात कर रहे हो उसमें प्रॉब्लम ये है, सी सी डबल बॉन्ड ओ सी सी, देखो सी सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी सी, ठीक है, अपन को क्या लाना है, अपन को लेफ्ट साइड में 2 कार्बन लाना है ना, ले आओ घुमा दो इसको, तो जब तुम इसको यहाँ पर इस एक्सिस के अलोंग ऐसे घुमाओगे तो ये 2 कार्बन तो आ जाएंगे, ऑक्सीजन ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये देखो ना स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है ना, ठीक है, ये तुमने इसको घुमा के ये ऑब्टेन कर लिया, तो इसके कंपैरिजन अपन किससे कर रहे हैं, इस वाले स्ट्रक्चर से, ट्रिपल सी, इसका कंपैरिजन अपन किससे कर रहे हैं, इससे, है ना, तो ये देखो दिख रहा है क्या तुमको, एक मिनट यार मैंने गलत जगह बना दिया, हाँ यहाँ पे आएगा, सी 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 डबल बॉन्ड ओ ओ सी, यही है ना, हाँ यही है, ठीक है, तो अब देखो संकेत चंद्रभान ध्यान से, यहाँ पर ये यस सर। उल्टा हो गया है ना, इसको ध्यान देखो, इस पे ध्यान दो और इस पे ध्यान दो, पलट नहीं गए ये, यस सर। ये दो कार्बन तो सेम है, ये कार्बन और ये कार्बन भी सेम है, लेकिन ये ग्रुप चेंज हो गया ना, तो ये दोनों कंपाउंड सेम थोड़ी ना हुए फिर, सेम तो तब होते ना जब, जैसे ऑक्सीजन लेफ्ट में और सीओ राइट में है, तो इसमें भी ऑक्सीजन लेफ्ट में और सीओ राइट में होना चाहिए था, तब सेम कहा थे, अभी थोड़ी ना सेम है ये, दे आर डिफरेंट कंपाउंड्स, ठीक है, यस सर। तो ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है, जो तुम आइडेंटिकल की बात कर रहे थे ना, इसको यहाँ पे हाईलाइट कर लेना, दे आर नॉट आइडेंटिकल, ठीक है, इनके लेफ्ट और राइट अलग अलग हैं और इसलिए ये दोनों दे आर मेटामर्स, ये सारे कंपाउंड एक दूसरे के मेटामर्स हैं, ठीक है सर। वो आपने जब नाम लिखना बताया था वही वाला फंडा, नाम लिखना नहीं, आईयूपीएसी नहीं तो अलग चीज है यार, ये तो तुम देख के बता सकते हो ना, इसके लिए नाम क्यों लिखना है पूरा, नाम लिखना मेहनत वाला काम है, बिना नाम लिखे समझ में आ जाएगा, ठीक है, मॉलिक्यूल को बस थोड़ा सा ध्यान से देखना है, वही मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल होते हैं जो एकदम एक जैसे हों, अब जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि जब तुमने पहले मॉलिक्यूल को घुमाया और उसको आप दूसरे मॉलिक्यूल से कंपेयर कर रहे हो तो वो आइडेंटिकल नहीं आ रहा है ना, ये कार्बन इस कार्बन पे सुपर इम्पोज हो जाएगा, मतलब इस मॉलिक्यूल को उठा के जब इसके ऊपर रखोगे तो ये दोनों कार्बन इस दोनों कार्बन पे तो ओवरलैप कर जाएंगे, तो ये ऑक्सीजन इसके ऊपर ओवरलैप नहीं करेगा ना, तुम इन दोनों कंपाउंड को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करा ही नहीं सकते, कोई तरीका नहीं है कराने का, हाँ जो तुम कह रहे हो संकेत, तो नाम लिखना मुश्किल है, नाम लिख दो, नाम लिखने से भी समझ में आ जाएगा, वो बात तो हमेशा सही है, आपको अगर चेक करना है कि कंपाउंड आइडेंटिकल तो नहीं है, आप तो आईयूपीएसी नेम लिख दो, ठीक है, तो जब आईयूपीएसी नेम लिखोगे तो उसमें डिफरेंस आ जाएगा, तो उससे भी पता चल जाएगा कि ये आइडेंटिकल नहीं है,
हाँ वो मैंने भी देखा, टाइम हो गया है। मैं वही बोलने वाला था कि मेटामेरिज्म में और एक दो चीजें बच तो रही हैं वैसे। तो अपन बताओ कब क्लास रखें हम? 8 बजे रात में? नहीं सर, वो तो बहुत लेट हो जाएगा। बहुत लेट हो जाएगा 8 बजे तो भाई, इतनी लेट नहीं। अपन तुम मिलो 6 बजे के आसपास, है ना? 6 बजे के आसपास अपन Yes, sir. मिलते हैं। मतलब 6 बजे तो फिलहाल के लिए अपन टाइम फाइनल रखते हैं। इनकेस अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो बता देना, तो अपन उसको आगे पीछे कर लेंगे। नहीं तो फिलहाल फॉर द टाइम बिंग 6 PM वी आर गोइंग टू मीट नेक्स्ट। ठीक है, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर इटसेल्फ। ओके फ्रेंड्स, Yes, हाँ sir. देख Thank लेंगे। you, sir. ओके, थैंक यू सर। वेलकम एवरीवन। Thank you.